तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या ये संभव है या केवल एक कहते हैं बस ऐसी कही गई बात है? तो एक्यूपंक्चर में इसका क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में और ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में इसके बारे में क्या कहा गया है? अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो जब भी हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट में एक्चुअली बढ़ता क्या है? हाइट में बढ़ती है हमारी हड्डियों की लंबाई और मुख्य रूप से हमारे पैरों की हड्डी की लंबाई या हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो छोटे-छोटे गैप होते हैं, जो कभी किसी कारणवश से जितने होना चाहिए उससे कम होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा-सा नॉर्मल अलाइन करके हाइट बढ़ा सकते हैं। मुख्य रूप से पैरों की हड्डियों की जब लंबाई बढ़ती है और हमारी स्पाइन की हड्डियों की जब लंबाई बढ़ती है, तो हमारी हाइट में ग्रोथ होती है। तो जब भी हम हाइट की बात करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हाइट बढ़ाने के लिए तो हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर ही सकते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस प्रोटोकॉल के द्वारा अगर किसी को किसी भी तरह की हड्डियों की कोई भी तकलीफ है, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को काफ़ी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस कि उनकी हड्डियों के अंदर चूना, कैल्शियम कम हो जाता है। अब हमारे पास कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको बोन डेंसिटी कम हो गई है, उसके लिए हम इस प्रोटोकॉल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अभी हम सीखने वाले हैं। हमारे पास कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जिसको कहीं भी बॉडी के किसी भी भाग में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, अगर ये दर्द और पेन हड्डियों से कनेक्टेड है, तो हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम हाइट की बात करेंगे, तो हाइट बढ़ाने के लिए भी हमें बोन की स्ट्रेंथनिंग करना है, बोन की लंबाई बढ़ाना है और जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस यह हम बात करते हैं कि जब हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, जिसे हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, या जब हड्डियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कम हो जाता है कि हड्डियाँ पोरस बन जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उन स्थितियों में हमारा ये प्रोटोकॉल बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो हमारे जो इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और बच्चों की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि किस एज में हाइट बढ़ा सकती है, इसका एज ग्रुप क्या है? तो इसका आंसर ये है कि डेफ़िनेटली 16 से 20 उम्र में तो हाइट बढ़ाई जा सकती है। 20 से 30 उम्र में क्या बढ़ाई जा सकती है? 30 से 40 में क्या बढ़ाई जा सकती है? 50 से 70 की एज में क्या हाइट बढ़ाई जा सकती है? 80 साल की उम्र में क्या हाइट बढ़ाई जा सकती है? तो मेरा आंसर होगा यस। डेफ़िनेटली आपको ये बात सुन के थोड़ा हँसी आएगी, ये कैसे पॉसिबल है? पर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊँ कि जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं और मान लो हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, लेकिन जब हम ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारी हड्डियों में डीजनरेशन हो जाता है और हमारी हाइट बढ़ के 5 फीट 5 इंच हो जाती है, 5 फीट 4 इंच हो जाती है, 5 फीट 6 इंच रह जाती है। ये एक नॉर्मल डीजनरेशन प्रोसेस है, जो सबके साथ होता है। आप देखिए, आपके जो फादर हैं, आप उनके साथ में खड़े होके देखिए, आप देखेंगे कि उनकी हाइट थोड़ी पहले से कम हो चुकी है। उनकी हाइट के बीच में, उनकी स्पाइन के बीच में डिजनरेशन हो गया है। नॉर्मली हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रास होती हैं, उनके बीच में एक एक निश्चित गैप होता है, लेकिन उम्र के साथ ये गैप थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस होता चला जाता है और पर्सन की हाइट थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो जब हमारे पास कोई 16, 20, 25 साल का व्यक्ति आता है, तो हम उसकी हाइट क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, उसकी बोन्स को हम एक बूस्ट अप डोज़ दे सकते हैं, ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए। ये उसके लिए बूस्ट अप डोज़ होगा और दूसरी तरफ हमारे पास जब कोई ओल्ड पर्सन आता है, जिसकी हड्डियों के अंदर डीजनरेशन हो गया है, उसकी हाइट क्यों बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि उसका हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। तो रीअलाइनमेंट के द्वारा उसका उसकी हड्डियों की ग्रोथ भी होगी, उसका बॉडी रीअलाइन्ड होगा, उसका पेन दूर भागेगा और उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो ये हाइट इंक्रीजिंग प्रोटोकॉल जो है, वो केवल हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हाइट इंक्रीजिंग प्रोटोकॉल हाइट के साथ-साथ हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह हाइट का प्रोटोकॉल आज हम जो सीखने वाले हैं, ये आपकी
कई पेशेंट्स की मदद करने वाला है, चाहे वो एक यंग बच्चा हो जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है, चाहे वो एक ओल्ड पर्सन हो जिसको अपनी हड्डियों की ताकत को मजबूत करना है। तो इसके लिए पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर साइंस में इसके बारे में क्या कहा गया है। एज पर द एक्यूपंक्चर साइंस हमारी 2 किडनी होती हैं। एक किडनी को हम बोलते हैं राइट किडनी, जिसको हम फादर किडनी भी कहते हैं, जो हमें अपने फादर से प्राप्त होती है, और जिस किडनी के अंदर हमारी यांग एनर्जी होती है, यांग एनर्जी, इसलिए इस किडनी को हम किडनी यांग भी कहते हैं। और यह किडनी मुख्य रूप से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी से संबंधित है। दूसरी किडनी होती है लेफ्ट किडनी, जिसे हम मदर किडनी भी कहते हैं, और यह वो किडनी होती है जो किडनी मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन एक्टिविटी से संबंधित है। जब भी हम बात करते हैं यूरिन बनाना या पेशाब बनाना और फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, यह काम लेफ्ट किडनी से संबंधित है। यह एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल फंक्शंस की, जब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस की, जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल के किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, तो हमें राइट किडनी का इलाज करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, जब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, तो हमें लेफ्ट किडनी का इलाज करना होता है। ये दोनों में अंतर है। अब हमारी जो राइट किडनी होती है और लेफ्ट किडनी होती है, दोनों के ठीक मध्य में एक बिंदु होता है। इस बिंदु का नाम है मिंग मैंग। मिंग मैन, यह मिंग मैन वो बिंदु होता है जो दोनों किडनी के ठीक बीच में पाया जाता है, और कहते हैं इस मिंग मैंग के ऊपर राइट किडनी की एनर्जी स्टोर रहती है। अगर आप हमारी बॉडी के अंदर देखें, तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे हमने इधर देखा, आप इधर आराम से, बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि हमारी ये 2 किडनियां बनी हुई हैं। एक राइट साइड की किडनी है और एक लेफ्ट साइड की किडनी है, और दोनों को अगर मिला दो तो बीच में जो बिंदु बनता है, इसी को हम मिंग मैंग बोलते हैं। और एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज में इस बिंदु का जो नाम रखा गया है वो है गवर्निंग वेसल 4, GB4, गवर्निंग वेसल 4। तो गवर्निंग वेसल 4 वो बिंदु है जो दोनों किडनी के ठीक बीच में पाया जाता है, जिसे गवर्निंग वेसल 4 या मिंग मैंग कहते हैं। आप देख सकते हैं ये गवर्निंग वेसल 4, क्योंकि गवर्निंग वेसल मेरिडियन हमारे मूलाधार, हमारे सैक्रम से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप इस पॉइंट को ऊपर की तरफ स्टिमुलेट करें, तो आप मिंग मैंग की ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं और मिंग मैंग की ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेज सकते हैं। तो मिंग मैंग या गवर्निंग वेसल 4 पर जो ऊर्जा स्टोर्ड है, उसे हम बोलते हैं कि ऊर्जा जो राइट किडनी की एनर्जी है, वो मिंग मैंग पर स्टोर है। मिंग मैंग पर जो ऊर्जा स्टोर्ड है उसे हम बोलते हैं सेक्स एनर्जी। मिंग मैंग पर जो ऊर्जा स्टोर्ड है उसे हम बोलते हैं किडनी यांग। अर्थात किडनी के अंदर जो ताकत होती है, किडनी के अंदर ठंडक भी होती है और किडनी के अंदर गर्मी भी होती है, और किडनी के अंदर एक एक टेंडेंसी होती है कि अपनी एनर्जीज को वो हर एक बॉडी के पार्ट में भेजती है। एक्यूपंक्चर में जब भी हम हड्डियों की बात करते हैं, तो हड्डियों को ताकत किडनी से मिलती है। हमारी दांतों को ताकत, हमारे सिर के बालों को ताकत किडनी से मिलती है। और हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव एक्शंस होते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो मतलब हमें किडनी की अच्छी ताकत मिल रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है, इसका अर्थ है उसकी किडनी की एनर्जी कहीं ना कहीं कमजोर है। तो अब उसको वो किडनी की एनर्जी अगर पानी है, तो उसको अपने राइट किडनी को स्टिमुलेट करना होगा, और साथ ही साथ में उसे गवर्निंग वेसल 4 को यानी मिंग मैंग को स्टिमुलेट करना होगा, मिंग मैंग की ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। और बहुत ही आश्चर्य की बात है जो मैंने देखी है कि जब हमने प्राणिक हीलर से बात की, तो प्राणिक हीलर्स ने हमसे कहा कि ये गवर्निंग वेसल 4 जो बिंदु है, इसको हम मिंग मैंग चक्रा कहते हैं। और मिंग मैंग चक्रा वो चक्रा होता है जो ऊर्जा का एक भंडार है। जब किसी को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी का रोग होता है, जब किसी के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है, तो प्राणिक हीलर इस गवर्निंग वेसल 4 से या मिंग मैंग चक्रा से एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसकी क्लीनिंग करते हैं, और हमें क्लियरली ये निर्देश देते हैं कि जिसका बीपी बढ़ा हुआ हो, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हो, कभी भी आप ये गवर्निंग वेसल 4 को या मिंग मैंग को टच ना करना, नहीं तो एनर्जी और बढ़ जाएगी।
इसके विपरीत जो लो बीपी के पेशेंट हैं, जो वीक एनर्जी के पेशेंट हैं, जिनके अंदर ऊर्जा बहुत कम है, जिनकी सेक्सुअल पोटेंसी बिल्कुल खत्म हो गई है, उनके लिए गवर्निंग वेसल 4 या मिंग मेंग चक्रा वरदान है। आप उनको मिंग मेंग चक्र के द्वारा, गवर्निंग वेसल 4 के द्वारा उनकी सेक्स एनर्जीज को वापस इंप्रूव कर सकते हैं, उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर कर सकते हैं। तो ये मिंग मेंग चक्र बहुत ही अभूतपूर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्मा साइंस में भी कहा जाता है कि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो कृपया गवर्निंग वेसल 4 पर हीलिंग मत दो, नहीं तो एनर्जी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी का लो बीपी है, कोई व्यक्ति लो एनर्जी का है, किसी की हड्डियां घिस गई हैं, तो आप कोई किसी को नपुंसकता हो गई है, तो आप इस चक्रा पर 3 मिनट के लिए अपने हाथ को रखकर इस चक्रा को हील करो। और मर्मा शास्त्र में भी इस मर्मा को एक बहुत ही अलग नाम दिया गया है। तो गवर्निंग वेसल 4, जिसको मिंग मेंग चक्रा कहते हैं, इसका उल्लेख आपको हर जगह मिलेगा। जब भी आप हड्डियों की बात करते हो और हड्डियों में ताकत बढ़ानी है, तो आपको शुरुआत हमेशा गवर्निंग वेसल 4 से ही करना होती है। इसमें निडल ऐसे लगाइए जिसका मुख डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, या इसमें हाथ, अगर आप सिर्फ हाथ घुमाना चाहते हैं तो हाथ इस तरह से रब करिए कि जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, सिर की तरफ, क्योंकि ऊर्जा इसमें सिर की तरफ जाती है। अगर आपने इसमें 50 बार ऊपर की तरफ हाथ घुमा दिया तो ये गवर्निंग वेसल या मिंग मिंग चक्रा स्टिमुलेट हो जाता है और ऊर्जा को ऊपर भेजने लगता है। और इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें जो ऊर्जा संचित है उसे बोलते हैं किडनी की ऊर्जा, राइट किडनी की ऊर्जा, यांग एनर्जी। और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी मेरिडियन हैं, चाहे वो लंग मेरिडियन हो, हार्ट मेरिडियन हो, स्प्लीन मेरिडियन हो, कोई भी मेरिडियन हो, उसको जो एक काम करने की जो एनर्जी मिलती है वो इसी मिंग मैंग से प्राप्त होती है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी यांग एनर्जीज हैं, जितनी भी काम करने की शक्ति है, वो हमें सारी की सारी मिंग मैंग से प्राप्त होती है। तो मिंग मैंग चक्रा में हमारी राइट किडनी की एनर्जी स्टोर रहती है। इसे हम ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म की ऊर्जा राइट किडनी में संचित होती है और जो मिंग मैंग के द्वारा हमारे शरीर में स्प्रेड करती है। तो राइट किडनी की ऊर्जा मिंग मैंग में आती है, गवर्निंग वेसल 4 में आती है, और गवर्निंग वेसल से ऊर्जा पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाती है। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व सिस्टम है हमारे शरीर में बना हुआ है। तो सबसे पहले ये हमने देखा, राइट किडनी हुई हमारी, और इधर हमारी लेफ्ट किडनी हुई, और इनके ठीक बीच में हमारा गवर्निंग वेसल 4 या मिंग मैंग चक्रा हुआ। और मिंग मैंग चक्रा से ऊर्जा जब ऊपर उठती है और ये पूरी बॉडी में जब ट्रेवल करती है, तो हमारी हर एक मेरिडियन को, चाहे वो स्प्लीन मेरिडियन है, चाहे वो लंग मेरिडियन है, चाहे लिवर मेरिडियन है, कोई भी मेरिडियन है, उसको किडनी की यांग एनर्जी मिलती है। इसे दूसरे अर्थ में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी राइट किडनी है और इधर लेफ्ट किडनी है और बीच में है मिंग मैंग चक्रा। जब मिंग मैंग चक्रा से ऊर्जा ऊपर उठती है तो हमारे शरीर की एक एक हड्डी को ताकत मिलती है। अगर किसी का मिंग मैंग चक्रा कमजोर हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाए, और अगर हड्डियों को ताकत देना है, बोन की हाइट बढ़ानी है, तो शुरुआत आपको करनी होगी राइट किडनी के राइट किडनी की एनर्जी से, यानी गवर्निंग वेसल 4 से। तो पहले ही आपका पॉइंट स्टिमुलेशन होगा गवर्निंग वेसल 4 के ऊपर। अगर हम कान ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर की बात करें, तो ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे कान में, हमारा शरीर उल्टा होता है, जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चा। हम ऑरिकुलर में, ईयर में देख सकते हैं कि हमारे कान में बच्चे की पोजीशन ठीक उसी तरह से होती है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा। सिर नीचे, पैर ऊपर। तो अगर हम इस ईयर को 4 भागों में बांट दें, तो हमारा ये सिर हो गया, ये छाती हो गई, ये पेट हो गया, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अर्थात इसको हम क्रमशः, इतना भाग ये हमारा सिर का हुआ, इतना भाग छाती का हुआ, इतना भाग पेट का हुआ, और ये जो बचा हुआ भाग है ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट का हो गया। इस तरह से हमारे ईयर में संपूर्ण शरीर पाया जाता है। पूरे शरीर की ऊर्जा हमारे कान में हमें मिलती है। अब हमारा जो लक्ष्य है गवर्निंग वेसल 4 या मिंग मैंग, जो कि कमर में स्थित है, तो हमारी, अगर आप अपने कान को टटोल कर देखें तो आप देखेंगे कान में एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बहुत ही एक कड़क और हार्ड स्ट्रक्चर है। जब हम इस पर कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट स्पाइन पर जाता है।
जैसे कि हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही कड़क स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से हमारे कान का यह भाग है, ये एकदम कड़क है, हार्ड है, और यही हमारी स्पाइन है। अगर आप इसको मसाज करें सिर्फ 20 से 25 बार, तो आप देखेंगे कि आपका स्पाइन का दर्द जाने लगा। हमारे कान में हमारा शरीर उल्टा होता है, अर्थात सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो जब हम स्पाइन की बात करते हैं, तो हमारी गर्दन यहाँ पर है नीचे, और हमारी कमर ऊपर मिले, क्योंकि शरीर उल्टा होता है। तो अगर आप सिर्फ इतने से भाग को पूरी स्पाइन समझ के ट्रीटमेंट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक कि इतने से भाग को अगर पूरी स्पाइन समझ लें, तो आप इसको मसाज करके पूरी स्पाइन का दर्द मिटा सकते हैं। अर्थात हमारी कमर, अगर आप देखें कि हमारे कान में ये स्ट्रक्चर ऐसे बाई शेप्ड होता है, बाई की तरह बना होता है। तो ये जो बाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस बाई शेप्ड स्ट्रक्चर में जहाँ से बाई स्टार्ट होता है, वहीं तक आप स्पाइन समझ लीजिए, और ये ऊपर जहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्पाइन समझ लीजिए। तो इतने में पूरी स्पाइन आपकी हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कमर की, तो कमर तो ऊपर है, तो पहला बिंदु हमारा यह होगा जिसे मिंग मैंग कहते हैं। इसको हम स्टिमुलेट कर दें। इसको मैं आपको 3 डायमेंशन में भी दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार इसी पॉइंट को हम 3 डायमेंशन में समझ लेते हैं, तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस बात की। तो सबसे पहले हम पहले बिंदु की बात कर रहे हैं, जिसे हमने मिंग मैंग नाम दिया है। अगर आप इस इमेज में देखें, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मिंग मैंग की जो रियल पोजीशन होती है, वो कहाँ होती है, हमारे कानों में। ये आप देखिए, अगर हमारे कान को गहराई से देखें, तो ये कान का जो ऊपर का भाग है, जहाँ पर एब्डोमेन लिखा हुआ है, यही वो भाग है जिसे हम मिंग मैंग कहते हैं। और इसी पर आपको ऊर्जा यहाँ से उठाकर सिर की तरफ भेजनी है। तो हम यहाँ पर अगर निडल लगाएंगे, तो हम नीचे की तरफ उसका मुख कर देंगे, और सीड लगाएंगे तो हम बस इसी बिंदु पर एक सीड लगा देंगे, और एक्यूप्रेशर करेंगे तो हम नीचे की तरफ अपनी उंगली को घुमाते हुए एक्यूप्रेशर करेंगे, और इस बिंदु के द्वारा हम पहले बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे। इस बिंदु के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, हम राइट किडनी की एनर्जीज को उठा सकते हैं। दूसरा, हम अपनी सेक्स एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं। तीसरा, हम सारी बॉडी की हड्डियों को ताकत दे सकते हैं। चौथा, हम शरीर में एनर्जी को फूंक सकते हैं। ये हमारा पहला बिंदु हो गया, जिसे हम बोलते हैं, इसको एक्यूपंक्चर में जो लोग ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये जानना होगा कि इस बिंदु को उसमें कहा जाता है एंटी हेलिक्स 11। ये जो लोग ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, ये एंटी हेलिक्स का 11 नंबर का पॉइंट है। लेकिन अन्य लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर की, उनको बस ये समझिए कि ये बाइसेप्ट स्ट्रक्चर है। तो जहाँ से बाई फटता है, उसी लेवल पर ये पॉइंट है। तो हम देख सकते हैं ये जो बाई फट रहा है, इसी के लेवल पर ये पहला बिंदु है, जिसका नाम है मिंगमैन। ओके, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट को समझने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। हम जब भी आक्यूपंक्चर की स्टडी करते हैं, तो आक्यूपंक्चर में क्या होता है, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में हमने देखा है कि हमारे पास एक रेलवे मिनिस्टर होता है, जिसका काम है सारे रेलवे डिपार्टमेंट की देखरेख करना। अगर रेलवे डिपार्टमेंट में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, तो हम रेलवे मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं कि कृपया इसको ठीक करिए। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होता है। अगर कृषि विभाग में कोई भी तकलीफ होती है, तो हम कृषि मंत्री के पास जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर है, कोई कृषि मंत्री है, कोई रेलवे मंत्री है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक हड्डियों का मंत्री है। हमारे शरीर में हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हम हड्डियों के मंत्री के पास जाएंगे। एक मसल का मंत्री है, एक
ब्लड वेसल्स का मंत्री है, एक ब्लड का मंत्री है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऐसे अलग अलग चीजों के अलग अलग मंत्री होते हैं। इन मंत्रियों को बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का अर्थ है कि हड्डी का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो है उसकी जिम्मेदारी हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम शरीर में होती है उसको ठीक करना। ब्लड वेसल्स का जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ब्लड वेसल्स का जो मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी है ब्लड वेसल्स के अंदर होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऐसे कुछ 8 मंत्री पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कुल ऐसे 8 मंत्री होते हैं। इन 8 मंत्रियों को बोलते हैं 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। जिसमें जो हड्डियों को कंट्रोल करने वाला जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है उसका नाम है UV11। यानी एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट को मंत्री बनाया गया है। तो जब भी हम यूरिनरी ब्लैडर 11 की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर 11 वो पॉइंट है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर पाया जाता है और जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि शरीर में हड्डियों की कोई भी विकृति हो, हड्डियों से संबंधित कोई भी विकार हो तो उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जब भी कोई मसल की तकलीफ होगी तो हम मसल के मंत्री के पास जाएंगे। अब हम UV11 को देख लेते हैं एक बार। जैसे पहले हम तो यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। जो हमारे एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि जो मेरिडियन होते हैं वो एक नदी की तरह होते हैं कि वो कई स्थानों पर चलते 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 जाते हैं, जैसे नदी बहती जाती है, कई कई शहरों में से होके जाती है। तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है वो पूरे शरीर में घूमता हुआ जाता है और बीच में यूरिनरी ब्लैडर भी मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन भी मिलता है और उसको हमने नाम दे दिया यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। तो कभी भी ऐसा तो समझना ही मत कि जब हम यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन बोल रहे हैं तो हम कुछ बस वो यूरिन की बात कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का अर्थ है, देखो वो आंख से स्टार्ट होता है और फिर आंख के ऊपर से सिर को क्रॉस करके आप देखेंगे सिर के ऊपर से होता हुआ फिर पीछे गर्दन पर होता हुआ और फिर गर्दन से नीचे ऐसे कमर से होता हुआ और पूरे हमारी स्पाइन को कवर करता हुआ नीचे की तरफ उतरता है। आप देख सकते हैं कि कमर से होता हुआ ये नीचे उतरता है, पूरी रीढ़ की हड्डी को सप्लाई करता है। तो जब भी तो यूरिनरी ब्लैडर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा, काफी बड़ा एक मेरिडियन माना गया है। हमारी पूरी बॉडी के पीछे पीछे से होता हुआ फिर हमारे काफ मसल्स के पीछे से होता हुआ और फिर नीचे उतर जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करके फिर हमारे पैरों के, देख सकते हैं आप, उंगलियों के पास जाके खत्म होता है। आंख से स्टार्ट हुआ और पैरों उंगलियों पर खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा रास्ता है। इसी रास्ते में एक पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं UV11। UV11 जो बिंदु होता है उसकी लोकेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये UV11 नंबर का पॉइंट है जो हमारी गर्दन की समाप्ति पर मिलता है। अगर हम UV11 को और अलग तरह से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारी गर्दन की जो हड्डियां होती हैं, गर्दन में कुछ 7 हड्डियां होती हैं, सर्वाइकल बन से लेकर सर्वाइकल 7 तक। फिर उसका थोरेसिक की हड्डियां चालू होती हैं। इसको हम दूसरी इमेज में समझते हैं। हाँ, इसमें समझते हैं। जैसे कि हम इस इमेज को देख रहे हैं, इसमें हम गर्दन की बात कर रहे हैं। हमने गर्दन की बात की, हमारी गर्दन के अंदर कुल 7 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। तो गर्दन के अंदर देखिए सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7। बस 7 हड्डियां होती हैं C1 से लेके C7 तक। उसके बाद सर्वाइकल के बाद अगली जो हड्डी आती है इसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं, यानी थोरेसिक 1, फिर थोरेसिक 2, फिर थोरेसिक 3। इस तरह से थोरेसिक की 12 हड्डियां होती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य थोरेसिक 1। तो जैसे ही सर्वाइकल की हड्डियां खत्म होती हैं, जो 7 हड्डियां होती हैं, थोरेसिक 1 स्टार्ट हो जाती है। अब हम थोरेसिक 1 की बात करते हैं। तो ये थोरेसिक 1 है जो हमने हाईलाइट की हुई है यहाँ पर। इसके नीचे जो गैप होता है ये गैप ना डिस्क होती है। ये डिस्क एक पनीर की तरह सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है
ताकि थोरेसिक 1 थोरेसिक 2 दोनों हड्डियां आपस में टकरा टकरा के घर्षण पैदा ना करें, टकरा टकरा के एक दूसरे को डैमेज ना करें, तो बीच में जो डिस्क पाई जाती है। तो अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो बीच में जो गैप होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं, इसी के लेवल पर हमें दोनों तरफ यूवी 11 नंबर का पॉइंट मिलता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी से देखें तो 2 अंगुल की दूरी पर होता है, 2 अंगुल। क्योंकि एक्यूपंक्चर में हम इन चीजों को नापने के लिए अंगुल का प्रयोग करते हैं। एक्यूपंक्चर में हम कैसे नापते हैं? एक्यूपंक्चर में नापने का एक तरीका होता है जिसे मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये हाथ है, और ये अंगूठा है। थोड़ा अंगूठा थोड़ा थिकर होता है। तो अंगूठी का जो पहला जॉइंट है ना, इसकी चौड़ाई को नाप लो। इसको हम बोलते हैं एक चुन, वन चुन। ये हमारे एक्यूपंक्चर में नापने का तरीका है। और ये 2 उंगलियां हैं, ये दोनों 2 उंगलियां यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों की मिलाकर चौड़ाई को नाप लो। इसको बोलते हैं 1.5 चुन। ये नापने का तरीका। इसका अर्थ ये है कि थंब की चौड़ाई है एक चुन की, और इंडेक्स फिंगर प्लस मिडिल फिंगर की जो चौड़ाई है मिलाकर वो है 1.5 चुन की। ऐसा क्यों करते हैं? उंगलियों से क्यों नापते हैं? सेंटीमीटर इंच से क्यों नहीं नापते? इसका कारण यह है कि हमारे पास एक 6 महीने का बच्चा भी आ सकता है जिसके सारे पॉइंट पास पास होंगे, लेकिन उसकी उंगलियां भी छोटी होंगी। फिर 3 साल का भी बच्चा आ सकता है। फिर हमारे पास एक पूरा एडल्ट आ सकता है जो 6 फीट का है। तो जितना बड़ा आदमी होगा उसकी उंगलियां बड़ी होंगी, जितना छोटा होगा उसकी उंगलियां छोटी होंगी। तो उसकी उंगलियों के हिसाब से ही नाप लो। यानी उसका थंब तो उतना ही रहेगा। थंब की चौड़ाई बढ़ेगी तो बॉडी की भी बढ़ेगी। इसलिए हम एक थंब को एक चुन कहते हैं और 2 उंगलियों को मिला के हम 1.5 चुन कह देते हैं। इसी प्रकार से जब हम स्पाइन में हम जाते हैं तो ये सेंटर से अगर 2 उंगल बाहर की तरफ जाओगे जिसे हम 1.5 चुन कहते हैं, 1.5 चुन, तो हमें यूवी 11 पॉइंट मिल जाता है, यूवी 11, जिसको हम यहाँ एक बार देख सकते हैं। अगर इस इमेज में आप देखें तो सेंटर से अगर आप 2 उंगल बाहर जा रहे हैं, ये जो लोकेशन है ये है यूवी 11 की, और ये थोरेसिक 1 के ठीक नीचे है, T1 के ठीक नीचे। तो ये यूवी 11 जो बिंदु है ये हमारा हड्डियों का मंत्री है। तो जब भी हम हड्डियों की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, हम यूवी 11 को नहीं भूल सकते। यह मिनिस्टर है, दिस इज द मिनिस्टर ऑफ ऑल बोन्स। इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी हमें पहले हमने गवर्निंग वेसल 4 या मिंगमैन को उत्तेजित किया, और मिंगमैन के द्वारा हमने सारी किडनी की ऊर्जा को सब हड्डियों में भेजा, पूरे शरीर में भेजा, क्योंकि किडनी ही हमारे सारी हड्डियों को ताकत देती है, बोन को ताकत देती है। और फिर हमने यूवी 11 को स्टिमुलेट किया। यूवी 11 हमारी सारी बोन का मंत्री है। अब देखो, आपने जब ये प्रक्रिया की तो आपने केवल हाइट के उद्देश्य से नहीं किया है। यह प्रक्रिया से शरीर की एक एक हड्डी को ताकत मिलती है। यानी यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप एक जो व्यक्ति हड्डियों की समस्या से ग्रस्त है उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने कान में 2 बिंदु लगाए। हमने पहला बिंदु लगाया जिसको हम बोलते हैं मिंगमैन, स्टोर हाउस ऑफ किडनी एनर्जी, है ना? पहला बिंदु हमने ये लगाया। और दूसरा बिंदु जो हमने लगाया वो हमने लगाया यूवी 11, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये हमारा यूवी 11 है। यहाँ पर आप यूवी 11 को देख सकते हैं। और इससे पहले वाली इमेज में हमने देखा ये हमारा मिंगमैंग है। तो मिंगमैंग हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा। और फिर हमारा ये है यूवी जो 11 है, ये पॉइंट नंबर 2 होगा। ये गर्दन में आता है। तो अब हमारे कान में देखो, ये पूरी स्पाइन है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट इधर आएगा, क्योंकि ये गर्दन का भाग है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको हम एक बार 3 डायमेंशनल इमेज में समझ लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कि हम कहाँ लगाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस इमेज में आपको क्लियरली दिखेगा कि हमारा ये दूसरे नंबर का पॉइंट कहाँ पर आता है। तो देख रही है, ये हमारी गर्दन की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर हमने दूसरे नंबर का बिंदु लगा दिया। इस प्रकार से आपने इस बिंदु को आप जब लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन, निडल लगाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो यानी अब हमने 2 पॉइंट लगाए कि पहला ऊपर लगाया, दूसरा नीचे लगाया, दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ है। गवर्निंग बेसल फोर्स यानी मिंगमैन से हम
सारी ऊर्जा को सिर के पास भेज रहे हैं और यहाँ से ऊर्जा हम नीचे की तरफ भेज रहे हैं, दोनों पॉइंट टोनिफाई हो जाएंगे इस विधि से। तो हमारे 2 पॉइंट की समाप्ति। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा 5 एलिमेंट के बारे में 1 मिनट बताना चाहूंगा। हम एक्यूपंक्चर में हम जब भी कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम 5 एलिमेंट का विचार जरूर करते हैं। एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट की थ्योरी क्या कहती है? 5 एलिमेंट की थ्योरी कहती है कि जब भी आप हड्डियों को ताकत देना चाहते हो तो किडनी को ताकत दो, क्योंकि आपकी सारी हड्डियों को ताकत मिलती है किडनी से। जब भी आप शरीर के लिगामेंट को ताकत देना चाहते हो तो लिवर और गॉलब्लैडर को ताकत दो, क्योंकि लिवर और गॉलब्लैडर ये वुड एलिमेंट में आते हैं और वुड एलिमेंट लिगामेंट और टेंडन को ताकत देते हैं। मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा, पहला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, जिसमें किडनी भी आता है और यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। अगर आप वाटर एलिमेंट की ताकत बढ़ाते हो तो हड्डियों की ताकत बढ़ती है। इसी प्रकार से जब आप वुड एलिमेंट की ताकत बढ़ाते हो, यानी लिवर और गॉलब्लैडर की ताकत बढ़ाते हो, तो आपके लिगामेंट की ताकत बढ़ती है। तो ये हमारी 5 एलिमेंट की थ्योरी है, जिसमें ब्लड वेसल्स के लिए हम अलग तत्व पर काम करते हैं, मसल के लिए अलग जगह काम करते हैं, अगर स्किन को ताकत देना है तो अलग जगह काम करते हैं। लेकिन अभी हमारा कंसर्न है कि अगर हमें बोन पर काम करना है तो हम किडनी पर काम करते हैं। बोन का संबंध किडनी से है। ये हमारे एक्यूपंक्चर की 5 एलिमेंट थ्योरी है। ये हमें पता होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो हमने इसीलिए गवर्निंग वेसल 4 से ऊर्जा को ऊपर उठाया, क्योंकि यहाँ पर किडनी की ऊर्जा स्टोर्ड है। जब इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं तो ये ऊर्जा यहाँ से पूरे शरीर में स्प्रेड होती है और हमारी एक एक हड्डी को ताकत देती है। और उसके तुरंत बाद हमने, ये तो हमारा पहला बिंदु हो गया, देखिए गवर्निंग वेसल 4 या मिंगमैन। और इसके तुरंत बाद हमने ये दूसरा बिंदु लगाया जिसे हम बोलते हैं मंत्री, हड्डियों का मंत्री, ये नीचे की तरफ। तो एक निडल हमारी ऊपर से नीचे लगेगी और दूसरी नीचे से ऊपर लगेगी। इस प्रकार से हमने अपने किडनी के अंदर हलचल पैदा, किडनी और हड्डियों के अंदर हलचल पैदा कर दी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें पता होना चाहिए, जब भी हम हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डियां क्या है? हड्डियां हमारा बैंक बैलेंस है कैल्शियम का। तो हड्डियों में कैल्शियम भरा भरा पड़ा है, जब जरूरत है थोड़ा निकाल लो और जब जरूरत खत्म हो गई तो वापस डाल दो। ये काम करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी गले में होता है, हमें पता है। और थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्शिटोनिन। ये करता क्या है कैल्शिटोनिन? काम क्या है? ये कैल्शिटोनिन का काम है हड्डियों से कैल्शियम निकालना। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आपको दौड़ लगानी है, चलना है, घूमना है, कोई फिजिकल एक्सर्शन करना है, उसके लिए आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आपके बॉडी के अंदर जब ब्लड भी बनता है तब भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम हमारे शरीर का एक तरह का ईंधन है, फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है। बिना कैल्शियम के हमारी बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो कैल्शियम के बिना आप बहुत सारी बॉडी की एक्टिविटी को नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई काम करते हैं आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वो मिलता है कहाँ से? हड्डियों से। तो थायराइड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है कैल्शिटोनिन, और उसके प्रभाव से आपके शरीर को कार्य करने के लिए ईंधन मिल जाता है, यानी कैल्शियम। और बाद में जब जरूरत नहीं होती है और आपने खाना खाया तो जो अतिरिक्त कैल्शियम था वो हड्डियों में वापस जमा हो जाता है। तो उसके लिए हमारे ये थायराइड ग्लैंड के ही ठीक पीछे ये 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड लगी रहती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, इससे हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन या पीटीएच। पीटीएच और पैराथार्मोन, इसका काम है कैल्शियम को वापस हड्डी में डाल देना, जमा कर देना, वापस पैसा वापस बैंक में डिपॉजिट कर दिया इसने। ये काम करता है पैराथार्मोन। इस प्रकार से हमने देखा कि थायराइड एंड पैराथायराइड दोनों मिलकर काम करती हैं। थायराइड का काम है कैल्शियम निकालना और पैराथायराइड का काम है वापस हड्डियों के अंदर कैल्शियम डालना। और हड्डी एक थैली की तरह है जिसके अंदर कैल्शियम भरा है, जरूरत पड़ेगी निकालो, बाद में जरूरत खत्म हो जाए तो डाल दो। लेकिन यह क्रिया एकदम एक्यूरेट होती है जितनी जरूरत है, क्योंकि यह क्रिया हमारी ब्रेन की इंटेलिजेंसी के अंडर में होती है, ब्रेन के गाइडेंस में होती है। देखो ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाएगा वो भी नुकसान करेगा। हड्डियां कैल्सिफाइड हो जाएंगी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से चिपक जाएगी, दोनों के बीच में गैप खत्म हो जाएगा। ज्यादा कैल्शियम जमा हो गया, बोन के अंदर स्पर बन जाएगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, वो भी ठीक नहीं है।
और अगर जरूरत से ज्यादा कम कैल्शियम रह जाए तो भी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। तो यह काम, यानी जो थायराइड का काम है और पैराथायराइड का काम है, हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंसी के अंदर होता है, यानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है, हमारे हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन के अंदर में होता है। तो जितना चाहिए उतना ही होता है। तो हमने देखा। अब अगला पॉइंट है, जब हम थायराइड का पॉइंट लगाते हैं, तो थायराइड का पॉइंट लगाने से, थायराइड हमारे शरीर का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला मुख्य केंद्र बिंदु है। तो पहले हमने लगाया मिंग मैन या गवर्निंग वेसल 4। पहले हमने लगाया मिंग मैंग या गवर्निंग वेसल 4। दूसरा हमने लगाया UB11 जो हड्डियों का मिनिस्टर है। तीसरा थायराइड। थायराइड में थायराइड पैराथायराइड दोनों को हम काउंट कर लेते हैं, दोनों ही पॉइंट आ जाते हैं। अब इसको हम देखेंगे। तो जब भी किसी को थायराइड की बीमारी होती है तो उसके शरीर का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह थायराइड का पॉइंट है, ये खड्डे में है, इसको हम गटर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं इसका फाइट गटर, गटर नाम है। तो बाहर का स्ट्रक्चर है ये, और फिर इसके अंदर आप देखोगे ये गटर है, इसको बोलते हैं स्क्वाफाइट गटर। तो ये गटर का ही जो सबसे नीचे का भाग है, इसमें ये जो पॉइंट होता है, ये थायराइड का पॉइंट है। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थायराइड का पॉइंट है, ये गर्दन पूरे थ्रोट का ही पॉइंट है। तो कभी किसी को थ्रोट में इन्फेक्शन हो, जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाऊं यहाँ पर, जैसे मान लो ये एक इमेज बनी हुई है, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम थ्रोट की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे मानो ये हम गर्द थ्रोट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम थ्रोट की बात कर रहे हैं तो हम थ्रोट की भी बात कर रहे हैं, हम थायराइड की भी बात कर रहे हैं, हम पैराथायराइड की भी बात कर रहे हैं, हम थ्रोट इन्फेक्शन की भी बात कर रहे हैं, हम इस कॉलर बोन की भी बात कर रहे हैं, अगर किसी को कॉलर बोन में पेन हो, और अगर किसी को इस लेवल पर कंधे में भी दर्द हो, इन सारी बीमारियों को केवल यही एक पॉइंट ठीक करेगा, ये वाला जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। यानी यह बिंदु केवल ऐसा नहीं है कि थायराइड पे काम करेगा। यहाँ पर आपने गटर के नीचे वाले भाग में अगर पॉइंट लगा दिया तो यह बिंदु बहुत ही प्रभावकारी है, कंधे दर्द के लिए, कॉलर बोन के पेन के लिए, थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल के लिए, सभी हड्डियों के रोगों के लिए हम कंधे दर्द में भी पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसमें हमेशा एनर्जी हम ब्रेन की तरफ यानी ऊपर की तरफ भेजते हैं, ये ब्रेन है। तो पहला बिंदु हमने नीचे की तरफ लगाया, दूसरा हमने ऊपर की तरफ लगाया, और तीसरा हमने थायराइड नीचे की तरफ लगाया। थायराइड हमारी हार्मोनल ग्लैंड है, और ये हमेशा किसके अंडर में काम करती है? ये हमारी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में काम करती है। और हम जानते हैं जहां पर हम तिलक लगाते हैं वो स्थान पिट्यूटरी ग्लैंड का है। हमारे कान में देखो तो ये है नाक, ये है हमारा सिर, और ये हमारी स्पाइन। अब आप देखोगे कि नाक आती है, नाक और सिर आता है। नाक और सिर के बीच में क्या आता है आप बताइए? नाक पकड़िए और फिर सिर पकड़िए नाक और सिर के बीच में आती है थर्ड आई। तो ये जो बीच का बिंदु है यही थर्ड आई है। ये बीच का जो खड्डा है इसको हम थर्ड आई बोलते हैं। यानी ये जो अंदर हिडन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं थर्ड आई, ये एंडोक्राइन पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी थायराइड और एंडोक्राइन हम एक के बाद एक लगाते हैं। यानी दो हमने हार्मोन के पॉइंट लगा दिए। उसका क्या पर्पज था? उसका पर्पज बहुत ही सिंपल सा था कि हमने आपको बताया कि जो थायराइड का काम है वो सारी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। और इसके बाद हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। इस रोग को बोलते हैं डॉर्फिज्म। जब व्यक्ति बौना रह जाता है तो इस रोग को कहा गया है ड्वार्फिज्म। और वो इसलिए होता है कि जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है वही हमारी हाइट बढ़ाता है, हड्डियों की ताकत बढ़ाता है, हड्डियों में कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है। जब एंडोक्राइन ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो हम बौने रह जाते हैं। तो कई लोग हमने देखे हैं जो बौने होते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है।
तो आपने थायराइड लगा दिया पॉइंट जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, फिर आपने एंडोक्राइन का पॉइंट लगा दिया जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगा। और आपको पता भी होगा कि जैसे हमारी अगर हम सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी थायराइड को स्टिमुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर थायराइड हार्मोन निकलता है कैल्शिटोनिन, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसके बॉस उसके बॉस उसके बॉस ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने मिंगमिंग पॉइंट को लगाकर सारी किडनी की ऊर्जा को हर एक हड्डी में भेजा। फिर हमने यूवी 11 पॉइंट लगाकर हड्डियों के मिनिस्टर को एक्टिवेट किया। फिर हमने थायराइड का पॉइंट लगाया और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया। और पुनः फिर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड लगा के सारे हार्मोन को कंट्रोल कर दिया। हमारा बहुत शानदार प्रोटोकॉल बन गया 5 बार। अब हम लगाएंगे, हमने अभी आपको बताया था 5 एलिमेंट की थ्योरी के अनुसार हमारे किडनी तो सारी हड्डियों को कंट्रोल करती है, और हमारा जो लिवर होता है, लिवर और गॉल ब्लैडर मिलके हमारे सारे टेंडन्स को, लिगामेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और हमारी जो 2 हड्डियां होती हैं, कोई भी 2 हड्डियां, जैसे एक हड्डी ये है और दूसरी हड्डी ये है, ये आपस में जुड़ी रहती है, तो बीच के जो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, इनका नाम है लिगामेंट और टेंडन। तो अब आपको लिवर और गॉल ब्लैडर को ताकत देनी पड़ेगी ताकि हड्डियों के बीच में बराबर ट्रैक्शन बना रहे, एक दूसरे से खिंचाव अच्छा बना रहे। अगर लिगामेंट टेंडन कमजोर होंगे तो जरा सा आदमी चलेगा और उसका लिगामेंट टूट जाएगा, नी लिगामेंट रप्चर हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ कहाँ से होगी। तो अब हमारा लास्ट इसमें यह पॉइंट है लिवर एंड गॉल ब्लैडर का। इस प्रकार से अब हम काम में वापस आ जाते हैं। तो एक बार हम शुरू से बता देते हैं आपको कि पहले हमने मिंगमेंग को एक्टिवेट किया, और मिंगमेंग का पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं काम में हमारा ये है, ये पॉइंट नंबर 1। फिर हमने गर्दन यूवी 11 को स्टिमुलेट किया। यूवी 11 गर्दन में होता है, तो ये इसके पॉइंट की लोकेशन, ये हमारा पॉइंट नंबर 2। तो तीसरा पॉइंट हमने थायराइड को स्टिमुलेट किया कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, थायराइड पॉइंट ये गटर में आता है, ये पॉइंट नंबर 3। तो पहला मिंगमेंग हमने ऊपर से नीचे लगाया था, और ये गर्दन का पॉइंट ऊपर की तरफ लगाया था, इन दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ था। थायराइड पॉइंट को हमने ब्रेन की तरफ लगाया क्योंकि ये हमारा ब्रेन है। 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। हमने बॉडी के सारे कैल्शियम डिपार्टमेंट को अपने हाथ में ले लिया। अब अगला बिंदु हम लगाएंगे मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का, वो यहाँ सारे हार्मोन्स को हम कंट्रोल करें इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन। तो 4 पॉइंट हो गए हमारे, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब 5वां बिंदु हमारा होगा, हमने आपको बताया हमें साथ, अगर हम आपके अगर आप कान को देखें तो आपके ये एक स्ट्रक्चर ऐसा आड़ा स्ट्रक्चर होता है जो आपके कान को 2 भाग में बांटता है। अगर हम देखें तो ये हमारा सिर है, ये बीच का भाग छाती है, ये हमारा पेट का भाग है, और ये प्रजनन तंत्र का भाग है। तो ये जो पेट का भाग है, इसी में हमें लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी विडनी सारे ऑर्गन मिलते हैं। अगर इसी को हम बारीकी से देखें तो आप देखिए, एक बार पुनः मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया कान को, ऊपर लिवर है, फिर गॉल ब्लैडर है और फिर किडनी है, तो एक क्रम से मिलते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी। तो मैं लिवर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर दूंगा ताकि मेरे सारे लिगामेंट मजबूत हो जाएं, किडनी को स्टिमुलेट कर दूंगा ताकि सारी सारी हड्डियां मजबूत हो जाएं। बस प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया। तो लिवर, गॉल ब्लैडर और किडनी के द्वारा हम प्रोटोकॉल की समाप्ति करते हैं, अर्थात ये हमारा किडनी का पॉइंट है। किडनी का पॉइंट जानने का दूसरा तरीका ये आप देख रहे हैं, कान में बाइसेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जहां से बाई में फटता है, तो ये जो फटन है इसी के लेवल पर ये नीचे किडनी का पॉइंट, और किडनी हड्डियों का है पॉइंट से। तो हमने पहला पॉइंट लगाया जिसको हमने बोला मिंग मैन, ये मिंग मैन है। फिर दूसरा पॉइंट लगाया जिसको हमने बोला यूवी 11, ये यूवी 11 है। तीसरा पॉइंट लगा जिसको हमने थायराइड बोला, ये थायराइड है। चौथा पॉइंट हमने बोला एंडोक्राइन, ये हमने बोला एंडोक्राइन पॉइंट से गया। फिर हमने लिवर, गॉल ब्लैडर लगा दिया, तो हमने लिवर, गॉल ब्लैडर 2 पॉइंट लगा दिए, और लास्ट में किडनी लगा दिया। हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट। इस प्रकार से हम सारे बिंदुओं को एक के बाद एक लगा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम लगातार पहले उसको 5 दिन ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी हाइट बढ़ेगी,
उसकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी, उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस सही होगा, उसकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया ठीक होगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी। हमने 12 सीटिंग में बोन डेंसिटी को इंक्रीज होते हुए देखा है। तो हम क्या करते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 का फॉर्मूला अपनाते हैं। 5 सीटिंग लगातार, 5 सीटिंग ऑल्टरनेटली, फिर 5 सीटिंग वीक में 2 बार, फिर 15 सीटिंग इस तरह से हम देके फिर हम 10 दिन का गैप कर देते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसे हम 3 बार भी रिपीट करते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। आप निडल लगाओ, आप सीट्स लगाओ, या बॉडी के पॉइंट को आप स्टिमुलेट करो, वो आपकी इच्छा है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम वीक में एक ही बार पेशेंट को बुलाते हैं और सारे पॉइंट पर सीट्स लगा के उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले वीक बुलाते हैं। ऐसे हम कई महीने तक उसको ट्रीटमेंट देते भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रोटोकॉल के बारे में बात की। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी एज में को आजमाया जा सकता है। डायरेक्शन हमने सब पॉइंट का समझ लिया है कि डायरेक्शन कैसे कैसे होता है। फिर भी मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ डायरेक्शन ऑफ नीडल्स। जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, पहली नीडल का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है जिसे मिंग मिंग कहते हैं। दूसरी नीडल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। तीसरी नीडल का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। ये फर्स्ट मिंग मैन, सेकंड गर्दन या UV11, थर्ड थायराइड। चौथी नीडल सीधी लगती है वहीं पर, और ये वाली नीडल एक लिवर से गॉल ब्लैडर की तरफ, और किडनी का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, लिवर और गॉल ब्लैडर की नीडल का डायरेक्शन भी कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले और दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये ऊर्जा को हम टॉनिफाई करते हैं। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, ये सबसे मुख्य ध्यान रखना है। और तीसरे पॉइंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, बाकी पॉइंट का डायरेक्शन का इतना कोई महत्व नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे TCM में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप हाइट बढ़ाने की बात करते हैं तो पहले किडनी की ऊर्जा बढ़ानी होती है, जिसके लिए किडनी 3, किडनी 6 है। फिर बोन मैरो की ऊर्जा बढ़ानी होती है, जिसके लिए गॉल ब्लैडर 39 पॉइंट है। गॉल ब्लैडर को फैक्ट्री माना गया है। फिर मिंग मैंग गवर्निंग बेसल 4, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो मिंग मैंग से ऊर्जा हम ऊपर की ओर भेजते हैं गवर्निंग बेसल 4, 14 और 20 तक। ये एक ही रूट है, गवर्निंग बेसल 4, 14, 20। यानी मिंग मैंग से ऊर्जा उठाकर हम सहस्त्रार चक्र तक भेजते हैं। मिंग मैंग हमारे कमर में है, और गवर्निंग वेसल 20 यानी सहस्त्रार चक्र। फिर UV11 हमारा हड्डियों का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। UV15 हमारे हार्ट का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, बैक्सू पॉइंट। और UV23 किडनी का है, और CV4 भी हमारे पूरी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाता है, पूरी ऊर्जा को लिफ्ट करता है। ये हमारी सारी ऊर्जाओं को उठाने वाला मुख्य बिंदु माना गया CV4। इस प्रकार से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 बिंदुओं का प्रयोग करके आप किडनी इसेंस को बढ़ा सकते हैं। किडनी इसेंस का अर्थ है कि वो इसेंस जो हड्डियों की ताकत बढ़ाता है। तो इन 10 बिंदुओं के द्वारा आप किडनी इसेंस को बढ़ा सकते हो। कई बार हम केवल 8 बिंदुओं का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें किडनी लास्ट के 2 बिंदु हम छोड़ देते हैं, यानी UV23 और CV4। उन 8 बिंदुओं से भी हम ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन 10 बिंदुओं का प्रयोग करें तो बहुत ही तीव्र गति से और शानदार तरीके से ऊर्जा उठ सकती है। अगर आप किसी बच्चे की हाइट बढ़ाना चाहते हैं जिसके पेरेंट की हाइट कम है, तो उसको उसको आप सुजोग में व्यूअल पॉइंट पर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, या फिर आप निडल लगा के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप ऑरिकुलर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल है जो बहुत ही शानदार है, प्रूवन है, और ये एक्यूपंक्चर में काफी समय से ऑलरेडी चल रहा है। इसके द्वारा आप किडनी इसेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे गुलाब के फूल के अंदर रस होता है, तो वो गुलाब खिला हुआ रहता है, तो इन 10 बिंदुओं के द्वारा आप अपने अंदर रस बढ़ा सकते हो। इन 10 बिंदुओं के द्वारा आपका इसेंस बढ़ेगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, हड्डियों की ताकत बढ़ेगी, ऑस्टियोपोरोसिस दूर होगा, ऑस्टियोपिनिया दूर होगा, और आपके अंदर यूथफुलनेस बढ़ेगी, आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ेगी, सिर के बाल अच्छे होंगे, स्काल्प हेयर मजबूत होंगे। किडनी की वीकनेस से हमारा बुढ़ापा आ जाता है। तो इन प्रोटोकॉल के द्वारा, इन 10 बिंदुओं के द्वारा अपने अंदर बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे मास्टर टू एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि
अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो यूवी चैनल को बढ़ाओ, और यूवी चैनल को कंट्रोल करता है लंग। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का टाइम है 3 से 5 और लंग का टाइम भी 3 से 5। इसका टाइम है दोपहर को और इसका टाइम है सुबह को। मास्टर टूम ने ऐसा कहा है, मास्टर टूम के अनुसार ये दोनों मतलब टाइमिंग के ऑर्गन क्लॉक टाइमिंग के अनुसार भी ऑर्गन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी जिस जैसे 3 से 5 दोपहर का जो ऑर्गन है, उसको कौन सा ऑर्गन प्रभावित करेगा? जो सुबह 3 से 5 का ऑर्गन है। यानी अपोजिट टाइम वाला ऑर्गन भी एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो किसी के यूवी चैनल की लंबाई बढ़ानी है तो यूवी को छोड़ दो, उसके अपोजिट टाइम लंग पर काम करो। तो मास्टर टूक ने 2 पॉइंट दिए, 22.01 एंड 22.02। इन दोनों बिंदुओं के द्वारा भी आप व्यक्ति की हाइट बढ़ा सकते हैं। मास्टर टूक ने कहा इन दोनों बिंदुओं को आप लगा के हाइट बढ़ाइए। क्योंकि तो इन बिंदुओं को एक बार मैं आपको हाथ में समझा देता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी ये हम पहले थीनर मसल की बात करते हैं। ये हथेली देखिए, हम देखते हैं कि मास्टर टूम के अनुसार इस पूरे पार्ट को लंग मेरिडियन में काउंट किया गया है, लंग एरिया कहते हैं। और जहां पर ये दोनों उंगली का जंक्शन है, अगर यहाँ से आप ऐसे एक लाइन बना दो तो यहाँ पर एक क्लियर आप डिप्रेशन देख सकते हैं। तो इस जंक्शन से अगर आप एक चुन दूरी पर जाते हैं, फिर पुनः एक चुन की दूरी पर जाते हैं, तो ये दो बिंदु मिलते हैं जिनको हम .1 और .2 कहते हैं, जिनको बोलते हैं 22.01 एंड 22.02। इन दोनों बिंदुओं के द्वारा हम लंग को टॉनिफाई कर सकते हैं। यानी सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड को तो ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम हाइट बढ़ाने में इन दोनों बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन राइट हैंड में लगाइए, एक दिन लेफ्ट हैंड में लगाइए। इसके और भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हैं मास्टर टूम के इसी पॉइंट के, लेकिन 22.01 22.02 सबसे बेस्ट पॉइंट प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार से हमने आज हम समझा कि कैसे हम ऑरिकुलर का प्रयोग करके हाइट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उन पॉइंट पर टीसीएम में ट्रीटमेंट देकर हाइट बढ़ा सकते हैं, और मास्टर टूम के द्वारा भी हम कैसे काम कर सकते हैं।